चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड जो है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट WBC के बारे में, जिसको हमने ल्यूकोसाइट्स बोला और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, तो WBC जो होता है ये हमारे बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को जो है निर्माण करने का, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का जो है कार्य करता है। तो अभी हम बात करते हैं WBC के बारे में। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, WBC है। WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका या कोशिका। ठीक है, कणिकाएं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी WBC के बारे में हम जब पहले बात करते हैं तो इसके भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो WBC के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो पहले RBC को हमने देखा। RBC में हमने क्या बोला कि ये कहाँ पर बनता है, रेड बोन मेरो में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, निर्माण कहाँ पर होता है, बेसिकली रेड बोन मेरो में। ये भी देखिए तीनों के तीनों तो बनने वाले हैं कहाँ पर, बोन मेरो में ही बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों बोन मेरो में बनते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो ये रेड बोन मेरो में और ये वाइट बोन मेरो में बनता है। तो इसका अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखें कहाँ हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या उसका निर्माण, एक्चुअल में उसको हम फॉर्मेशन बोल सकते हैं, वो कहाँ पर हो रहा है आपका, वाइट बोन मेरो। कहाँ पर हो रहा है, वाइट बोन मेरो। ठीक है, आप इसको जाके अगर कॉपी में लिखते हैं तो आप बोन मेरो ही लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। श्वेत अस्थि मज्जा उसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ इसका क्या होगा, निर्माण होता है। क्लियर इतना। अब इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है, जैसे रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन वहाँ छूट गई थी कि रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, अर्थात केंद्रक रहित होता है। कैसा होता है, केंद्रक रहित, उसमें केंद्रक नहीं होता है। और अगर हम WBC की बात करें तो WBC जो होता है वो बेसिकली न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इसको न्यूक्लिएटेड बोल रहा हूँ, अर्थात इसको हम बोलेंगे केंद्रक उपस्थित होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है इसमें कि इस सेल, देखिए कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या नहीं भी होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियस है। RBC में आप नोट कर लीजिएगा कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड था, केंद्रक रहित था, केंद्रक उसमें उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं WBC के स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें कि भाई कैसा इसका लाइफ है या कितने दिन तक ये जी सकता है, तो अगर हम बात करें इसकी औसत आयु की बात करें, ठीक है, एवरेज अगर हम इसकी लाइफ देखें या इसका जीवन काल देखें कि जीवन कितना है, तो 45 डेज होता है। कितना होता है, 45 डेज होता है। ठीक है, अच्छा डेथ कहाँ होती है, डेथ इसका नहीं पूछता है आपको, इनका डेथ का जगह नहीं पूछेगा और नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोन मेरो में बनते हैं और बोन मेरो में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन RBC को इसलिए पूछता है क्योंकि RBC बनता कहीं है और डिस्ट्रॉय कहीं होता है। जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तब मैं बताऊंगा कि RBC डिस्ट्रॉय होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है वहां पर। ठीक है, तो वहां हम समझेंगे उसको। तो आपको ध्यान रखना है RBC कहाँ पर जो है, उसका ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्पिलिन को, प्लीहा को, जो कि कहाँ पर है, लीवर या क्रीत में है, ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं WBC श्वेत रक्त कणिका की हम बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण व्हाइट बोन मेरो में हो रहा है, न्यूक्लिएटेड होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। एवरेज लाइफ इसकी कितनी होती है, 45 डेज होती है। कितनी होती है इसकी एवरेज लाइफ, 45 डेज होती है। अभी हम समझते हैं इसके काम को कि इसका मुख्य काम क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि जो WBC है, WBC ठीक है, और RBC का अगर रेशियो देखा जाए कि RBC और WBC में कितना रेशियो है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर 600 RBC है, मान लीजिए 600 RBC है, तो उसके पीछे क्या होता है, एक WBC होता है। अर्थात अगर पूछा जाए
कि ब्लड में सबसे ज्यादा मौजूद कौन सी कोशिका है, तो आप क्या जवाब देंगे, आरबीसी का। ठीक है, तो ब्लड में सबसे ज्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट या सबसे ज्यादा कोशिका कौन सी मौजूद होती है, तो रेड ब्लड सेल्स होती है। उसका आंसर ये होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें रेशियो की अगर बात करें तो 600 रेशियो क्या होता है, 1 इसका जो है बेसिक इसका रेशियो है। नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई इसका काम क्या है। तो काम को समझने से पहले हम इसको बोल देते हैं फाइटर सेल। क्या बोलते हैं इसको, फाइटर सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, फाइटर सेल हम इसको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई फाइटर सेल, क्योंकि ये लड़ाई करता है। क्या करता है ये, इसको बोलते हैं सैनिक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, सैनिक कोशिका इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सैनिक कोशिका, क्योंकि ये हमारी बॉडी में लड़ाई करने का काम करता है। कैसे लड़ाई करता है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। कोविड-19 आप देख रहे हैं, कोरोना सब कर रहे हैं। कोरोना का इलाज अभी तक मिला नहीं है, लेकिन उसके लिए जब हम बात करते हैं कि कैसे बचा जा सकता है या किसको ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा या कौन जल्दी ठीक हो जाएगा, तो हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, प्रतिरक्षा तंत्र की। सब बोल रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए इम्यून सिस्टम को। वो इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है कौन, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए तो ही इनको हम क्या बोलते हैं, फाइटर सेल ऑफ द बॉडी, सैनिक कोशिका इसको हम बोलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई बाहर का एलिमेंट, सब्सटेंस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव अंदर घुसता है, प्रवेश करता है, तो उनसे लड़ने का काम कौन करता है, WBC करता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं यहां पर कि ये कैसे करता है। तो अब हमको यहां पर समझना है क्या, इम्यून सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को हम पढ़ रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई WBC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो WBC का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि WBC में 2 प्रकार की जो है स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का होता है, मतलब 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, उतना डिटेल में हालांकि आपको नहीं जाना है, जनरल इंफॉर्मेशन आपके जो है सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। बस ये जानना है कि WBC में 2 कोशिकाएं मौजूद होती है, एक तो बीटा और एक तो टी। ठीक है, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो बीटा ल्यूकोसाइट्स या टी ल्यूकोसाइट्स या बीटा सेल्स या टी सेल्स इसको हम बोलते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हम इन्हीं 2 सेल्स की बात करते हैं। किन की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टी सेल्स की, और एक बात करते हैं किसकी, बीटा सेल्स की, है ना। तो ये 2 चीज, कौन कौन सी चीज, एक तो बी जिसको बीटा बोल रहे हैं हम, और एक टी बोल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यही है रिस्पॉन्सिबल, सारा खेल इसी का है। आपके इम्यून सिस्टम पर जो पूरी कार्य प्रणाली है, उसकी जो पूरा फंक्शनिंग है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये 2 सेल्स हैं। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो क्या है भाई, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, हिंदी में भी एंटीजन, ठीक है, एंटीजन, एंटीजन, ठीक, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। जनरली यही वर्ड यूज होता है, तो आप हिंदी में भी यही वर्ड लिखेंगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये 2 चीजें हैं, आपको समझना है। एंटीजन जो होता है, एंटीजन जो होता है ये जनरेट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण से, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन बनाएगा एंटीजन, एक्सटर्नल फैक्टर। कौन है ये एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर है बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया बाहर से आता है आपके बॉडी में, मान लो कोई सा वायरस। ठीक है, तो तमाम जो भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, विषाणु हो, जीवाणु हो, तो बाह्य कारक एंटीजन बनाने का काम करते हैं। इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, बाह्य कारक।
वो बाह्य कारक कौन है? बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु, वायरस जिसको हम बोलते हैं विषाणु। ये सब जब आते हैं अंदर हमारे बॉडी के, तो वो एंटीजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वो एंटीजन का निर्माण करते हैं। उसको अपोज करने के लिए एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो एंटीजन को अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए क्या बनता है हमारी बॉडी में? एंटीबॉडी। हमारे काम का क्या है? ये हमारे काम का है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में बन रहा है प्रॉपरली, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ठीक है, हम बस इसी को बनाने की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कीजिए, तो हम बोलते हैं अल्टीमेटली क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडी जल्दी जल्दी बने आपकी बॉडी में। ठीक है, तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बीटा सेल्स। ये बनाते हैं क्या? एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं एंटीबॉडी, मेक्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। कौन करता है? बीटा सेल्स बनाएंगे क्या? एंटीबॉडी। क्लियर है इतना? अच्छा, एंटीबॉडी ये बना दिए, तो टी क्या करेंगे? टी को हम बोलते हैं हेल्पर सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पर सेल्स। सहायक कोशिका बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सहायक कोशिका। किस चीज में सहायता करते हैं? सहायता करते हैं बीटा सेल्स की। क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी निर्माण के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कनेक्शन? प्रतिरक्षा तंत्र के लिए दो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बीटा सेल्स और टी सेल्स। बीटा सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं? विरुद्ध काम करेंगे। किसके? एंटीजन के। एंटीजन क्या करते हैं? कौन बनाता है एंटीजन? एंटीजन प्रभाव डालते हैं आपके बॉडी में, बीमारी पैदा करते हैं। कौन बनाता है इन एंटीजन्स को? बाह्य कारक। बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना आपके बॉडी में घुसेगा, तो वो जो प्रभाव डालेगा वो एंटीजन बनाते हुए डालेगा, और इस एंटीजन को मारने के लिए हमारे बॉडी में क्या बनेगा? एंटीबॉडी। कौन बनाएगा? बीटा सेल्स। सहायता कौन करेगा? टी सेल्स। तो टी सेल्स, हेल्पर सेल्स उसको हम बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। ये बीटा सेल्स की मदद करता है। क्या के लिए मदद करता है? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और यही एंटीबॉडीज एंटीजन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, और वायरस, बैक्टीरिया इनको किल करते हैं या निष्क्रिय करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया इम्यून सिस्टम का खेल। अभी इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है क्योंकि अभी केस ही ऐसा चल रहा है, तो इसको हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ये वैक्सीन क्या होती है भाई? टीकाकरण जिसको हम बोलते हैं। टीकाकरण के भी पीछे यही जो है हम करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको बचपन में किसी चीज़ का टीका लगा, ठीक है, तो टीका में आपको क्या दिया जाता है? टीका जब आपको दिया जाता है, वैक्सीन आपको लगाई जाती है, तो उसी संबंधित डिसीज से, उसी संबंधित बीमारी से, चाहे वो वायरस से हो चाहे किसी से भी हो, तो वो वायरस जो, अगर मान लो वायरस के लिए आपको जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है किसी भी, तो उसमें आपको लो पावर का वही वायरस को क्या करा जाता है? आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अर्थात आपकी वैक्सीन जो आपको दी जाती है वो लो पावर की वायरस को ही आपके बॉडी में ट्रीट करके, उसको क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट करके, उसके आरएनए को का जो नेगेटिव साइड है उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसका पावर को, क्षमता को कम करके क्या किया जाता है? आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। फिर आपकी बॉडी क्या करेगी? क्योंकि वो कमजोर रहेगा ऑलरेडी, वो बीटा सेल्स उसके खिलाफ उसको पहचान कर एंटीबॉडी बनाना तैयार कर देगा। और आपकी बॉडी में जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब रियल वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा, जो एक्चुअल पावरफुल वायरस है, तो वो बीटा सेल्स क्या करेगा? उनको पहचान देगा कि ये वायरस तो है हमारे पास में, इनके पास में जो है एंटीबॉडीज है। तो इनके पास में मेमोरी होती है। इनके पास में क्या होती है? मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। ये पहचानते हैं कि पहले कौन सा वायरस आया था, और उसी वायरस का एंटीबॉडी क्योंकि ये तैयार कर चुके होते हैं और कुछ मात्रा में रहता भी है बॉडी में, तो वो तुरंत क्या करते हैं? उसको फाइट करके ख़त्म कर देते हैं। इसी का हम देखते हैं कि नॉर्मल फ्लू, कोल्ड एंड कफ में हम इलाज नहीं कराते हैं तो भी वो कुछ दिन में क्या होता है?
ठीक हो जाता है, क्योंकि ऐसे फ्लू के वायरस हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से कई बार उसको अटैक किए हुए होते हैं, तो हमारे बॉडीज में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होता है या उनको याद रहता है उनके खिलाफ किस तरह से एंटीबॉडीज बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी बाह्य कारकों के खिलाफ जो है कार्य करता है। तो ये तो हो गया आपका इम्यून सिस्टम के बारे में, जहां हमने WBC के बीटा सेल्स और टी सेल्स के बारे में यहां पर सीखा। तो दिस इज ऑल अबाउट WBC। नाउ मूविंग टू द प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको WBC समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है इम्यून सिस्टम, वैक्सीनेशन। तो आपका कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे जो भी मेंस के पेपर होंगे उनमें इससे क्वेश्चन उठा सकता है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि ब्लड से अगर क्वेश्चन उठता है, हालांकि आपके सिलेबस में इम्यून सिस्टम अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और कहीं ना कहीं इसका संबंध ब्लड से होता है, WBC से होता है, तो वहाँ से उसके जरिए वो रेफरेंस में लेके क्वेश्चन जरूर उठा सकता है। तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान से पढ़ें। नाउ हमारा लास्ट जो ब्लड का कंस्टिट्यूएंट जो है पार्ट है वह क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? रुधिर पत्तिकाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रुधिर पत्तिकाणु। रुधिर पत्तिकाणु आप प्लेटलेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स भी फॉर्म्ड एलिमेंट है। बोलने का मतलब जैसे हमने देखा कि WBC है, जैसे RBC है, वैसे ही एक जो है क्या है? प्लेटलेट्स है। अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तो प्लेटलेट्स आपको याद रखना है कि इसमें भी जैसे हमने RBC के बारे में बोला कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड थे, उसमें केंद्रक का अभाव था, ये भी क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, कैसे हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर? मतलब कि केंद्रक का अभाव होता है इसमें। क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, पहली बात तो हमने कर दी। इसके बाद में इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कहाँ होगा? ये भी बोन मैरो में होगा। ठीक है, अस्थि मज्जा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, WBC की डेथ कहाँ पर होती है? बोन मैरो में होती है। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स, अच्छा मैंने प्लेटलेट्स ही बोल दिया था, WBC के बारे में आप याद रखें कि WBC की डेथ भी बोन मैरो में होती है और वो बनता भी कहाँ है? बोन मैरो में बनता है। लेकिन जो RBC है और प्लेटलेट्स हैं ये बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन डेथ कहाँ पर होती है? ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? लिख सकते हैं हम लोग। डिस्ट्रॉय कहाँ पर हो रहे हैं? ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं स्प्लीन में, स्प्लीन में। ठीक है, प्लीहा जिसको हम बोलते हैं, तो प्लीहा में ये क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, खत्म कहाँ हो रहे हैं? नष्ट कहाँ पर हो रहे हैं? स्प्लीन, प्लीहा में ये नष्ट होते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी हम बात करते हैं कि ये क्या करता है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें कि प्लेटलेट्स करता क्या है? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये भी क्लॉटिंग में मदद करता है, याद रखना है आपको। इसमें भी क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, अर्थात थक्का बनाने वाले कारक होते हैं इसमें भी। ठीक है, कारक होते हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो हो गया आपका प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लेटलेट्स, डेंगू आपने सुना होगा। ठीक है, डेंगू जो बीमारी होती है, डेंगू जो डिसीज होती है, वो डेंगू वायरस के कारण से होती है। तो डेंगू वायरस में कहाँ असर डालता है? प्लेटलेट्स पर असर डालता है। प्लेटलेट्स की संख्या घटने लग जाती है, और जब प्लेटलेट्स की संख्या घटने लग जाएगी तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बॉडी में। बॉडी के अंदर क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होगा? डेथ। तो याद रखना है, प्लेटलेट जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है,
ये जो है ब्लड को बहने से, बॉडी के अंदर ब्लड को बहने या इधर उधर लीक होने नहीं देता है। इसको आपको याद रखना है। क्लियर इतना? तो प्लेटलेट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? ब्लड के बारे में। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हम समझते हैं। ठीक है, हमने इम्यून सिस्टम समझ लिया, हमने फॉर्मिंग एलिमेंट के बारे में देख लिया, हमने ब्लड के कंपोजिशन को पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हम समझते हैं क्या? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, ये हम देखते हैं कैसे होगा। तो रक्त का थक्का बनाने की जरूरत कब है? वाई ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग कब बनाना है? जब चोट लग जाए, ब्लड लॉस हो। तो जिस दौरान मान लीजिए कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट के कारण से या कोई भी चोट लगने के कारण से ब्लड लॉस होता है, रक्त की हानि हो रही होती है। ठीक है, रक्त की हानि होती है, उस स्थिति में रक्त का थक्का बनना चाहिए। ठीक है, जब रक्त की हानि हो रही हो, ब्लड का लॉस हो रहा हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे किसी भी कारण से हो, तब क्या होना जरूरी है? इंजरी, ट्रॉमा, इन सब में एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस is called ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? टू प्रिवेंट ब्लड लॉस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनना क्या है? रक्त की हानि को रोकना ही क्या है? रोकने की जो प्रक्रिया है वही तो है रक्त का थक्का बनना। ठीक है, किसी कारण से होता है? एक्सीडेंट, ट्रॉमा, जो भी है, जो भी ले सकते हैं आप, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से होता है और क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बनने की प्रक्रिया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ बेसिक्स जो है, जो हमने थोड़ी देर पहले जब पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था फाइब्रिनोजन को। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें, फाइब्रिनोजन जो है वो बेसिकली एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन, जो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? हमने देखा था प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा का मेजर प्रोटीन है। इसके अलावा एक प्रोटीन था क्या? प्रोथ्रोम्बिन। क्या था? प्रोथ्रोम्बिन। तो हिंदी में भी लिख देता हूं मैं फाइब्रिनोजन। ठीक है, और एक क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था। चलो, ये हमारा हो गया फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो के बारे में आपको जानना जरूरी है। अभी ध्यान से सुनिए, ये फाइब्रिनोजन जो है, ये दोनों, और प्रोथ्रोम्बिन, अभी आपको ये समझना है कि ये दोनों के दोनों जब नॉर्मल कंडीशन पे होते हैं तो वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अक्रिय होते हैं। क्लियर इतना? ये क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए क्या हो रहा है? एक्सीडेंट होता है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कारण से क्या शुरू हुआ? ब्लड लॉस शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? उसके कारण से ब्लड लॉस होना शुरू हुआ। जैसे ही ब्लड लॉस होता है, जैसे ही ब्लड लॉस होता है, रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा? रिलीज होगा, श्रावण होगा। किसका? क्लॉटिंग फैक्टर्स का। क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर बोलने का मतलब कारक, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक का श्रावण होगा। ठीक है, रिलीज होगा। कहां से? बॉडी से रिलीज होगा। ठीक है, इनके थ्रू। अभी हम समझते हैं कि क्या होता है। तो आपको ये समझना है कि पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि एक थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है? ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये रिलीज होगा और ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा।
ठीक है, ये एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट करेगा, सक्रिय करेगा। ठीक है, सक्रिय करेगा। किसको सक्रिय करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को। किसको सक्रिय करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को। और ये किस रूप में बदल जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। ठीक है, और जैसे ही ये थ्रोम्बिन बना, जैसे ही ये थ्रोम्बिन बना, ये पहुंच जाएगा किसके पास में? फाइब्रोनोजन के पास में। उसको एक्टिवेट करना शुरू करेगा। ठीक है, उसको एक्टिवेट करना शुरू करेगा। और जब ये एक्टिव होगा, ये जब एक्टिव होगा तो एक्टिव होकर क्या बनाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फिम्ब्रिन में। अभी समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस शुरू हुआ है यहाँ से एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस होना शुरू हुआ, बॉडी में रिलीज हुआ क्लॉटिंग फैक्टर। उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर को जो है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, उसको एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम रिलीज होगा। वो प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा? एक्टिव कर देगा। किस रूप में? थ्रोम्बिन के रूप में। थ्रोम्बिन फिर जाएगा फाइब्रिनोजन के बाद में पास में, उसको एक्टिवेट करेगा। और जब एक्टिवेट करेगा तो क्या बन जाएगा? वो फिम्ब्रिन। अब ये फिम्ब्रिन जो है ना, ये फिम्ब्रिन क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क, जाल। क्या बनाएगा? ये नेटवर्क। ये फॉर्म करेगा, निर्माण करेगा। किसका? एक जाल का, एक नेटवर्क का। और उसी नेटवर्क में ब्लड के सारे सेल्स फंस जाते हैं और वहीं पर वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्लॉट बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड की क्लॉटिंग में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने पढ़ा था, वही फैक्टर्स क्या करते हैं? 1 by 1। अच्छा, ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे डार्क रेडिश जेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्लॉट। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं। रक्त का थक्का, एक गहरे लाल कलर का संरचना निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, आप समझिए। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? एक्सेसिव ब्लड लॉस को, रक्त की हानि को रोकना, प्रिवेंट करना। ठीक है, कैसे होता है? ब्लड लॉस कब होगा? एक्सीडेंट होगा तब होगा, या कोई भी चोट लगती तब होगा। जैसे ही ब्लड लॉस होना शुरू होगा, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे और उस क्लॉटिंग फैक्टर के अपना काम करना वो शुरू करेंगे। वो कैसे होता है? थ्रोम्बोकाइनेज, यहाँ थर्मो लिखा गया है, थ्रोम्बो है ये, THROMBO। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिवेट करता है। मैंने आपको 2 प्रोटीन बताया था प्लाज्मा में, ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है अभी, उसको एक्टिवेट करेगा। किस रूप में एक्टिवेट करेगा? थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन के रूप में। थ्रोम्बिन फिर पहुंचेगा किसके पास में? फाइब्रोनोजन के पास में। फाइब्रोनोजन एक्टिवेट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? फिम्ब्रिन के पास के रूप में। फिम्ब्रिन फाइबर रेशा संरचना, जाल का निर्माण करेगा। ठीक है, जाल का, एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। उस जाल में सारे के सारे सेल्स ब्लड के फंस जाएंगे और क्या बना लेंगे? डार्क रेडिश जेल स्ट्रक्चर, जेली स्ट्रक्चर। बोलने का मतलब वो गहरे लाल कलर का एक जो है स्कम टाइप का बना लेंगे। ठीक है, जो कहलाता है क्या? क्लॉट, रक्त का थक्का। तो ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। रक्त समूह जिसको हम बोलते हैं। हालांकि रक्त समूह अलग अलग टाइप के होते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, ब्लड ग्रुप कहीं भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका फंडामेंटल जो नॉलेज है, हमको बेसिक जो जानकारी है ABO ब्लड ग्रुपिंग की, वो एटलीस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी ब्लड ग्रुपिंग भी है कुछ, लेकिन वो बहुत रेयर होती है, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो जनरलाइज थ्योरी है उसको एटलीस्ट आप जान जाइए। तो ABO ब्लड ग्रुप के बारे में जब हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रक्त समूह, तो उसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि किस प्रकार से अगर हम देखें कि ये रक्त समूह जो है बनाया गया है, तो बेसिकली इसका जो आधार है, ये 2 एंटीजन प्रोटीन होते हैं। उनके प्रेजेंस या एब्सेंस होने पर RBC पर जो 2 एंटीजन है, सरफेस एंटीजन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? A और B,
तो इसका फंडामेंटल जो बेसिस है, इट इज प्रेजेंस और absence of two surface antigen A and B on RBC on the surface of RBC। RBC के सतह पर दो सतही एंटीजन A और B के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, के आधार पर इस समूह को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे वो ब्लड ग्रुप को बनाया गया है और उसके फंडामेंटल जो नॉलेज है, जो सामान्यतः जो जानकारी है, उसको हम लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, उसमें डिवाइड किया है ब्लड ग्रुप को। उस सेकेंड कॉलम में आपको दिख रहा होगा एंटीजन ऑन आरबीसी, ये ऑन द सरफेस ऑफ क्या है, आरबीसी है। प्लाज्मा, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ठीक है, और डोनर ग्रुप, दाता समूह। अभी हम समझते हैं, पहले एंटीजन को समझते हैं कि एंटीजन क्या है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एंटीजन जो होता है वो क्या करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक प्रकार से प्रेरित करता है काम करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। क्योंकि एंटीजन नहीं होगा ना, तो एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी नहीं आएगा। तो इम्यून सिस्टम कब एक्टिव होता है, क्यों काम करता है इम्यून सिस्टम, ताकि बाहर से कोई आए तो उसको रिस्पॉन्ड करे। तो बाहर से कोई आता है तो एक प्रोटीन बनाता है, जो भी बाहर से फॉरेन एजेंट आएगा वो एंटीजन बनाता है। क्या बनाता है वो, एंटीजन, और वही इम्यून सिस्टम को प्रेरित करेगा, प्रमोट करेगा काम करने के लिए। तो उसके रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या बनता है बॉडी में, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इनको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, अर्थात ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। क्लियर इतना? तो अभी हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, ए बी बोलते हैं या ओ बोलते हैं, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, एक ब्लड ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसके आरबीसी में एंटीजन मौजूद है। उसके आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ब्लड में आरबीसी होता है, उस आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर, सरफेस पे अगर एंटीजन ए मौजूद है, अगर ए मौजूद है तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर आरबीसी के किसी पर्सन के, किसी बंदे के, अगर मान लो ब्लड ग्रुप में अगर हम बात करें, सॉरी ब्लड में आरबीसी में जो है उसके सरफेस में अगर बी नाम का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों हैं, इन दैट केस वो ए बी हो जाएगा। और इनमें से अगर कोई नहीं है, तो मैंने बोला ना आपको कि भाई इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस यही है कि ए और बी उपस्थित है या नहीं है। जो उपस्थित है वो ब्लड ग्रुप, तो ए उपस्थित है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों है तो ए बी है, अगर कुछ नहीं है तो ओ है। ठीक है, अब क्या होता है सुनिए, अगर उनकी आरबीसी में एंटीजन ए है, अगर उनके आरबीसी में एंटीजन ए है तो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी बनेगा। क्या बनेगा, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी बनता है। अगर किसी के में एंटीजन बी है तो उनके बॉडी के जो प्लाज्मा होगा, ब्लड के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, एंटी ए बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों एंटीजन हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब ना तो एंटीबॉडी ए बनेगा ना तो एंटीबॉडी बी बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी क्या है, दोनों बनेगा। अच्छा, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन डोनर बनेगा और कौन नहीं बनेगा? तो आप समझिए ध्यान से, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को, ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है ये। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ए वाले का ही ब्लड दिया जाए तो क्या होगा, तो वो उस दूसरे वाले के ब्लड को, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि बॉडी में कुछ भी बाहर से आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगी, चाहे वो दूसरे की बॉडी से लिया गया ब्लड क्यों ना हो। तो अगर आपकी बॉडी में किसी का ब्लड चढ़ाया जाता है तो पहले चेक करते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि दूसरे का ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे बॉडी के ब्लड सेल्स को। तो फिर क्या करेंगे, जब ए है तो ए वाला ही दे सकता है। क्यों ए वाला दे सकता है, क्योंकि ए के खिलाफ उसकी एंटी ए नहीं बन रहा है, वो एंटी बी बना रहा है, एंटी ए नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एंटी बी है तो अगर आप इस
पर्सन में, इस पर्सन में, किसमें, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें बी वाला चढ़ा दोगे तो एंटी बी उसके में तो बना हुआ है, तो ये एंटीबॉडी बी वो चढ़े हुए ब्लड को क्या करना शुरू करेगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर बी वाला है तो बी वाला उसको दे सकता है क्योंकि वो मैच करेगा, तो एंटी बी नहीं है ना उसके में, एंटी ए है। अब ओ वाला इनको क्यों दे सकता है, अभी तो हमने देखा भाई कि ए वाले को ए दे सकता है, सही है, चलो बी वाले को बी दे सकता है, सही है, क्योंकि ए वाले को जब ए देगा, जब ए ब्लड ग्रुप वाले को किसी ए से लेना है तो उसमें एंटी ए नहीं है तो वो ले सकता है। इसी प्रकार से बी में भी। अभी हम बात करते हैं ए बी में। ए बी में आप देखिए, ए बी में क्या कोई एंटीबॉडी बन रहा है क्या, ए बी में कोई एंटीबॉडी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, एंटीजन तो दोनों मौजूद है तभी ए बी है। जब कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रहा है तो कोई सा ही ब्लड चढ़ा दो, इसको कोई सा ही ब्लड चढ़ा दो, ए चढ़ा दो, बी चढ़ा दो, ओ चढ़ा दो, ए बी चढ़ा दो, सब ले लेगा। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही। ए बी सबका ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनता ही नहीं है किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ, अर्थात कोई भी एंटीजन उसके बॉडी में जो है एंटीबॉडी बढ़ ही नहीं रहा है तो डिस्ट्रॉय भी किसी को करेगा नहीं। तो ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप वाले जो है इसको दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे ले सकता है। अच्छा, ओ की बात कर लेते हैं। ओ में कोई एंटीजन है क्या, नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी बन रहा है, ए और बी दोनों के खिलाफ बन रहा है। अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो एंटी ए तैयार हो जाएगा उसको मारने के लिए, बी अगर चढ़ा दिया जाए तो उसके प्लाज्मा में मौजूद एंटी बी उसको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ओ को अगर हम देखें तो ओ में तो एंटीजन है ही नहीं, और एंटीजन नहीं है तो ओ और ओ तो आसानी से, ओ देखो जो चीज़ मैच करती है, यहाँ कोई एंटी ओ वाला नहीं, एजेंट नहीं है, तो एंटी ओ नहीं है तो आसानी से ओ ले सकता है। तो आपको याद रखना है कि ओ वाला आप देख रहे हो सब में है, ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल सर्वग्राही, सर्वदाता। ठीक है, क्योंकि ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ किसी से ब्लड ले नहीं सकता, केवल ओ से ही लेगा, कारण इसका एंटीबॉडी है। आपको समझना है, सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, लेकिन जब अपोजिट वाली बात आती है तो यहां पर देखिए आप ध्यान से कि ओ वाला जो है ना, वो ओ वाला जो होता है वो कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता अपने उसमें। ठीक है, मतलब एंटीजन नहीं बनाता, तो इसलिए वो सबको क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई ए वाला ए को ले सकता है, ठीक है, बी को नहीं ले सकता क्योंकि उसकी बॉडी में एंटी भी बनता है, ओ क्यों ले रहा है, ओ इसीलिए ए वाला ओ को इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में एंटी ओ नहीं बनता है, कोई एंटी ओ जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ओ वालों को लेगा तो कोई भी वहां पर टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो ओ वाला सबको दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को, ए बी वाला सबसे ले सकता है क्योंकि उसकी बॉडी में किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में एक होता है RH फैक्टर, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए शॉर्ट में। RH फैक्टर तो हम सुनते हैं भाई कि A पॉजिटिव, अभी तो हमने AB CD नहीं, AB और O ये हमने देखा, CD कुछ नहीं होता है, ABO होता है बस। ठीक है, अच्छा, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से है, हमने यहाँ तो देखा नहीं। तो RH फैक्टर होता है। इनके अलावा मतलब एंटीजन A और एंटीजन B के अलावा एक और एंटीजन होता है, RH एंटीजन। RH फैक्टर कैसे डिसाइड होता है, RH एंटीजन से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है, RH एंटीजन से। RH जो कारक है वो RH एंटीजन से डिजाइन होता है। ये RH की खोज कहाँ से हुई, RH कहाँ से आया वर्ड, RH वर्ड जो है रीशस मंकी, रीशस बंदर का जब ब्लड को सैंपल लेके रिसर्च किया गया था तो उसमें एक एक्स्ट्रा वहां पर जानने मिला फैक्टर, उसी को बोला गया RH एंटीजन। ये इंसानों में भी मौजूद होता है क्योंकि हम कहीं से कहीं वहीं से ही ग्रोथ करके विकास करके डेवलप होके यहाँ आए हैं। तो जो RH एंटीजन है दो केस हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट हो, या तो वो क्या हो, प्रेजेंट हो, या वो क्या हो, एब्सेंट हो, या तो वो उपस्थित हो या तो अनुपस्थित हो।
अगर प्रेजेंट है, अगर किसी की बॉडी में RH एंटीजन मौजूद है, अगर किसी के बॉडी में RH एंटीजन मौजूद है, A और B एंटीजन के अलावा अगर उसकी बॉडी में RH एंटीजन मौजूद है, प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है पॉजिटिव, और जिसके में नहीं है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव। मतलब अगर किसी के बॉडी में मान लो कोई बॉडी है और उसका ब्लड को हम जब देखें तो उसके ब्लड में आपको आरबीसी में देखने पर मान लो आपको मिला क्या? एंटीजन A, और साथ में आपको मिल गया RH एंटीजन भी। आपको क्या मिल गया उसमें? RH एंटीजन भी। मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A पॉजिटिव होगा। क्या होगा? A पॉजिटिव। कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो जो एंटीजन मिलेगा वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और RH एंटीजन अगर होगा तो पॉजिटिव, और नहीं होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो केस आता है वो किससे आता है? RH एंटीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, एब्सेंस या प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, और नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया RH एंटीजन के बारे में। RH फैक्टर का एक केस है, उसको आप सुन लें, मैं उसको आपको बता देता हूँ बस बोल के, कि मान लीजिए कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, और अगर मान लीजिए फीमेल है, ठीक है, और फीमेल का जो ब्लड का RH फैक्टर है मान लीजिए वो नेगेटिव है। वो क्या है? नेगेटिव है। और इसका जो फीटस है, मतलब जब आप मान सकते हो उसका जो एम्ब्रियो है मान लो, ठीक है, एम्ब्रियो है, उसका एम्ब्रियो का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, और अगर ये एम्ब्रियो फर्स्ट है, मान लो फर्स्ट बेबी है, ये प्रेग्नेंट है और उसका फर्स्ट बेबी है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या होगा? पहले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, जब भी ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है दिक्कत होता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है वो। वैसे ही अगर पॉजिटिव में नेगेटिव चढ़ा दो, नेगेटिव को पॉजिटिव में चढ़ा दो, तो भी खतरनाक है, उससे भी आरबीसी और ये सब डिस्ट्रॉय हो सकता है ब्लड, ठीक है, डेथ हो सकती है। अभी क्या होगा? मान लो उस फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH फैक्टर उसका नेगेटिव है, लेकिन जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके यूटेरस में, उसके वूम में, उसका मान लो ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव, RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो ये दिक्कत तब तक नहीं करेगा जब तक उनका ब्लड मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लड मिक्स कब नहीं होता है? ब्लड मिक्स लास्ट तक नहीं होगा, लेकिन जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग पे हो सकता है कि ये दोनों अगर गलती से मिक्स हो गए थोड़ा भी, तो क्या होगा? फीमेल की बॉडी में डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एंटी ये डेवलप होगा। आपको ध्यान रखना है, क्या डेवलप होगा? एंटी पॉजिटिव वाला डेवलप होगा। चलो, पहला बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन दूसरा बेबी जब मान लो हुआ, आप समझिए यहाँ पर दिक्कत होगी कि अगर इसका सेकंड जो है बेबी होता है, ठीक है, और सेकंड का एम्ब्रियो मान लो, जो उसका बेबी है, एम्ब्रियो नहीं उसका बेबी ही मान लो उसको, तो बेबी जो है अगर उसका पॉजिटिव निकला, तो आप ये समझिए कि उसकी बॉडी में एंटी पॉजिटिव पहले से ही डेवलप्ड है, अर्थात उसके वुम में एंटी जो है पॉजिटिव वाला रिसस पॉजिटिव फैक्टर पहले से ही एंटी में है, तो इस बेबी के ब्लड को, आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करता जाएगा। क्या करता जाएगा? डिस्ट्रॉय। अल्टीमेटली उसके वुम में इस सेकेंड बेबी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका आरबीसी बन ही नहीं पाएगा, उससे क्या होगा? उसका अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। तो ये केस बहुत स्पेशल केस है, आपको याद रखना है कि फीमेल में जब एंटी पॉजिटिव वाला केस बना ये वाला, तो सेकेंड बेबी का ब्लड बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है पहले ही। तो ये जो है एक स्पेशल केस है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लड ग्रुपिंग का केस, जिसमें हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को समझा और RH फैक्टर को भी यहाँ पर हमने समझा। ठीक है, इसके बाद हम जो है अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में अगले जो है वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।